तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा घनी दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों 24 जून के मैंने 2 ही इंटरव्यू डाले हैं, आज ये थर्ड इंटरव्यू है। आप में से किसी ने पूछा था कि मैडम इतने इंटरव्यू लाते कहाँ से हो, ये क्वेश्चन आपके पास इतनी जल्दी कैसे आते हैं। तो दोस्तों मैंने जैसे बोला था कि हमारा एक ग्रुप बना हुआ है इंटरव्यू देने वाले लोगों का। तो वहाँ पे जैसे ही हमारा इंटरव्यू होता है तो वो सब लोग अपने क्वेश्चन पोस्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग वही शेयर करते हैं, मैंने भी अपने वही शेयर किए थे। तो वहाँ से क्योंकि मुझे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि जो लोग ग्रुप के साथ ऐड नहीं है, इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर आने वाले भविष्य में एईएन के इंटरव्यू है या फिर कल और भी किसी का मैसेज था एफएसओ या फिर जो भी एग्ज़ाम थी उन सब के इंटरव्यू है, उनको भी इनकी हेल्प मिल जाएगी। बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भविष्य में ऐसा ही कि एग्ज़ाम होने वाली है उसका भी इंटरव्यू लगेगा। तो जब तक मेंबर सेम है तो पैटर्न भी सेम ही रहेगा, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बस अपने जॉब के हिसाब से क्वेश्चन थोड़े बहुत लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, इतना ही डिफरेंस है। तो दोस्तों आज के इंटरव्यू की बात करें, ये सारे 24 आज 24 है ना, 24 के ही सारे इंटरव्यू है। आज बोर्ड था शिव सिंह राठौड़ सर का और 12:30 बजे इनका इंटरव्यू था, लगभग 25 मिनट इनका इंटरव्यू चला। तो 15 साल के अनुभव के बाद में कंपनी छोड़कर कंपनी के साथ धोखा क्यों किया, पहला ही क्वेश्चन इनसे ये पूछा, क्योंकि ये शायद किसी कंपनी में जॉब करते होंगे। तो सबसे पहले यही पूछा कि 15 साल के अनुभव में आपने कंपनी में जॉब किया और कंपनी के साथ धोखा क्यों किया। दोस्तों कल एक कमेंट था कि मैडम क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, मैं नहीं लिखती हूँ ये क्वेश्चन, जिसका भी इंटरव्यू होता है वो या तो मोबाइल पे पीडीएफ बना के सेंड कर देते हैं या फिर कॉपी पे लिख के फिर पीडीएफ सेंड करते हैं। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उनको अलग से मेरी हैंड राइटिंग में देखूँ। तो ये उनकी हैंड राइटिंग में ही होता है जिन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो कई बार मुझे भी नहीं समझ आता है कि क्या लिखा हुआ है, तो मैं ज़्यादा स्क्रीन को जूम भी नहीं करती हूँ, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ही तो है, सुनने ही है। इतना कोई साफ लिखा हुआ नहीं होता है, क्योंकि कई मेंबर्स बहुत जल्दी से शेयर कर देते हैं, जैसे कोई ड्राइव ही कर रहा है, गाड़ी में है, कोई बस में है, कोई ट्रेन में है, तो ऐसे शेयर कर देते हैं। तो इतनी क्लीन हैंड राइटिंग नहीं होती है। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैंने उस टाइम पे फ़ोन को वर्टिकल कर रखा था तो इसलिए जूम नहीं कर सकी। अब आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँगी। ये तो देखिए क्लियर होते हैं, जो पीडीएफ बना के फ़ोन में जो लिखे हुए होते हैं वो तो क्लियर होते हैं, तो वो आपको समझने में दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। और बाकी मैं बोल ही देती हूँ, इतनी दिक्कत होगी नहीं। और फिर भी मैं आगे से जूम करके आपको दिखा दूँगी क्वेश्चन। कंपनी का टर्नओवर कितना था, ये जिस कंपनी में काम कर रहे थे उसका टर्नओवर कितना था। दंगल और 3 इडियट्स के मैसेज क्या थे, शायद इनकी हॉबी होगी मूवी देखना, इन्होंने लिखा नहीं है। तो इनसे पूछा गया कि दंगल मूवी और 3 इडियट्स से आपको क्या मैसेज मिला, पूछा होगा इनसे कि कौन सी फेवरेट फिल्म है ना। हाँ, इनकी हॉबी मूवीज़ ही है, इसलिए फिर ओटीटी पे क्वेश्चन आया है। ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है एंड सम क्वेश्चंस ऑन दिस, तो ओटीटी के बारे में पूछना ही था। मैं बार बार कहती हूँ, अगर आप शॉर्ट मूवीज़ देखते हो, वेब सीरीज़ देखते हो या फिर मूवीज़ देखते हो, तो ओटीटी और सोशल मीडिया ये तैयार करके जाना है, क्योंकि इनमें क्वेश्चन बनने ही है। आर्टिकल 19 से इसका क्या लेना देना है ओटीटी का, क्योंकि ओटीटी में दोस्तों बहुत सारे प्रतिबंध अभी लगा दिए गए हैं, नई सोशल मीडिया गाइडलाइंस भी आई है। तो दोस्तों उसमें कि हमारी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कई लोग बोलते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो इससे प्रतिबंधित हो रही है ना। तो इसलिए दोस्तों आर्टिकल 19 और ओटीटी से रिलेशन पूछ लेते हैं, ठीक है। ट्विटर विवाद और काउंटर क्वेश्चंस, जब ओटीटी की बात आ गई, जब सोशल मीडिया गाइडलाइंस की बात आ गई, तो ट्विटर विवाद और व्हाट्सएप विवाद की बात ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों क्योंकि ट्विटर विवाद अभी चर्चा में है और हमने डिटेल में पढ़ भी लिया है, सोशल मीडिया गाइडलाइंस भी हमने पढ़ ली है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। अभी नहीं पढ़ी और पढ़ भी ली है तो एक बार रिवाइज कर लेना इंटरव्यू देने से पहले, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। गांधी जी का हिंद स्वराज क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन बताइए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये बड़े फंसाते हैं। अब इनकी ना कहीं भी क्लियर परिभाषा तो अपन को मिलती नहीं है, हम अपने शब्दों में ही इनको डिफाइन करते हैं और वो लोग कभी सेटिस्फाई नहीं होते। ये मैंने कई बार देखा है, जब भी गांधी जी से कोई क्वेश्चन आता है ना, तो हम कितना भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दें, कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं होते हैं वो लोग। मुझसे तो नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी ठीक है। हिंद स्वराज क्या है ये अपन को मतलब इनसे पूछा गया। गांधी जी 1915 में आए थे, 1918 में चुनाव और उन्हें 3 वोट मिले थे। 1930 तक बड़े नेता बन गए, कैसे। तो दोस्तों 1915 में जब गांधी जी आए थे तो अफ्रीका में उनका नाम था, यहाँ पे कोई नाम नहीं था। तो जब 18 में चुनाव लड़े तो उनको वोट नहीं मिले, बिकॉज तब तक उनकी पब्लिसिटी इतनी नहीं थी। और 1930 तक तो दोस्तों उन्होंने असहयोग आंदोलन और 1929 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, इतने बड़े आंदोलन कर दिए थे। इससे पहले दोस्तों उन्होंने चंपा
चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद भील आंदोलन, ये सब कर दिए थे और उन सब आंदोलनों में लगभग गांधी जी ने सफलता प्राप्त की थी, इसलिए वो एक सर्वप्रिय नेता आगे चल के बन ही गए थे। उनकी जर्नी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो सत्या के साथ मेरे प्रयोग पढ़ सकते हैं। लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है गांधी जी की जर्नी से, और सबसे बेस्ट अगर मानिए तो अब्दुल कलाम सर की जर्नी होती है, जिससे मतलब मुझे तो गांधी जी से भी बेस्ट पर्सन, मतलब अपन कंपेयर नहीं कर सकते, सब लोग अलग अलग होते हैं, टाइम पीरियड अलग अलग होता है, लेकिन जर्नी ऑटोबायोग्राफी अगर किसी की देखे तो आज तक वैसे बेस्ट ऑटोबायोग्राफीज़ में दोस्तों गांधी जी की ही मानी जाती है। लेकिन मुझे पर्सनली गांधी जी से भी ज़्यादा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग से भी ज़्यादा द विंग्स ऑफ फायर अब्दुल कलाम जी की जीवनी मुझे बहुत पसंद है। तो अगर लाइफ में कभी मौका मिले तो ये दोनों बुक्स तो प्लीज़ आप पढ़ ही लीजिएगा, क्योंकि बहुत 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 कुछ सीखने को मिलता है अपन को इस बुक से, ठीक है। इसके अलावा ऐसा लगता है आपको गांधी जी के बारे में डेप्थ में जानकारी नहीं है, नहीं होती किसी को यार, बैकग्राउंड अलग हो तो कहाँ से होगी। लेकिन दोस्तों गांधी जी हमें, मतलब यूँ कहें कि गांधी जी से पहले हमारे देश में ऐसा कोई नेता नहीं था जो जिन्होंने सारे देश को, मतलब हर एक लोगों को एक साथ लाने का कार्य किया हो। आंदोलन बहुत हुए हैं लेकिन इतनी बड़ी जनता किसी के कहने पर एक साथ आ जाए, वो पहले नेता ऐसे गांधी जी थे। हाँ, तिलक ने कुछ हद तक काम किया था, लेकिन तिलक से तो दुगने तिगने लोकप्रिय गांधी जी हुए थे। तो दोस्तों गांधी जी के बारे में चाहे हम हिस्ट्री से रिलेट करते हो नहीं करते हो, चाहे हमने साइंस ली हो, मैथ्स ली हो, कुछ भी ली हो, लेकिन गांधी जी के बारे में डेप्थ में जानकारी होना तो बनता है। तो इन्होंने भी जवाब तो दिए होंगे, लेकिन मे बी क्योंकि वो लोग तो दोस्तों हमको पता है बहुत अनुभवी होते हैं, और इतने बड़े बड़े जो अनुभवी हो, और मतलब पहले से जिनकी पढ़ाई में इतनी रुचि होती है, वो लोग बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। ऐसे लोग जो हमारे इंटरव्यू लेने बैठते हैं तो उन लोगों को बहुत डीप नॉलेज होगा, ऐसा हमें पता होता है। तो मतलब अगर हमें छिछला नॉलेज हो तो उन लोगों को नहीं पसंद आता, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें भी अच्छा खासा नॉलेज ही होना चाहिए ना। लेकिन कई बार नहीं पसंद आते, कई बार जवाब पसंद आ जाते हैं। फाइनली मुझे बोलना पड़ा कि उनके राजनीतिक करियर से ज़्यादा उनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ा और जाना है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर था। इसी तरह से हम अपने आप को क्वालिफाई, मतलब बोल सकते हैं उन सब के सामने कि सर राजनीतिक करियर इतना नहीं पता, उनके सिद्धांत वगैरह हमें पता होते ही है, वो हम बचपन से स्कूल्स में पढ़ते आए हैं। इसके अलावा बेरोजगारी केस पढ़ा, सज्जन सिंह विवाद पढ़ा, गोलकनाथ विवाद पढ़ा, मिनरवा मिल्स विवाद और LIC विवाद, मूल ढांचा, आर्टिकल 12 क्या है। तो दोस्तों अगर आप पॉलिटी आपके है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो कटारा सर, राठी सर, ये पॉलिटी में से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो बेरोजगारी केस, सज्जन सिंह विवाद, गोलकनाथ विवाद, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। ये पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि अगर उनको कुछ नहीं मिलता तो वो पॉलिटी में से आ जाते हैं, और कुछ मिलता भी है तो भी आ जाते हैं पॉलिटी में से। तो पॉलिटी की तो बेशक मूल अधिकार, प्रस्तावना, मूल सिद्धांत, नैतिक नीति निर्देशक तत्व और ये जो केस वो पूछते हैं, ये सारी चीज़ें मोटी मोटी पॉलिटी जो हमने प्री और मेंस में पढ़ी है, वो एक बार आपके पास में नोट्स होंगे जो आपने प्री और मेंस में पढ़े हैं, नोट्स नहीं है तो बुक्स होंगी, वो एक बार पॉलिटी वाली रिवाइज करके जानी है, क्योंकि पॉलिटी में से पूछ ही रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो मूल ढांचा क्या है, आर्टिकल 12 क्या है ना। संविधान के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो पार्ट भी थोड़े से देख के जाने दोस्तों। हम लोग भी बहुत रट के गए थे, कई बार वो क्या हो रहे थे, संविधान अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके टोटल 51 तक तो मैंने भी वैसे याद कर रखे थे, लेकिन थोड़ा सा भूल जाते हैं, क्योंकि नागरिकता वाले जो अनुच्छेद है ना 5 से 11 तक, ऐसे पता है इनमें नागरिकता है, लेकिन एग्जैक्ट ऐसे नहीं याद था कि 5वें में क्या है, 6वें में क्या है। मतलब याद होता है प्री के टाइम पे, मेंस के टाइम पे इतना ज़्यादा, और मेंस के टाइम पे भी कर लेते हैं, लेकिन है ना इंटरव्यू के टाइम पे हम इतना ज़्यादा पढ़ते नहीं है। बट जिस हिसाब से इंटरव्यू चल रहे थे हमने उसी हिसाब से तैयारी करी, तो पहला अनुच्छेद, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके 51 तक तो हमने ऐसे के ऐसे याद कर लिए थे। मैंने बता रही हूँ कि 51 तक ऐसे के ऐसे याद कर लेना कि आपसे कोई सा भी अनुच्छेद पूछ ले। 51 से आगे तो जो मेन होंगे वही पूछेंगे, इतना तो हम कोई वो विवेकानंद जी तो है नहीं कि हमें सब कुछ याद हो जाएगा, है ना। आगे मेन अपन को याद रहते ही है कि 360 में क्या है, 352 में क्या है, 356 में क्या है, वो सब तो याद रहते ही है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ हो गई, है ना, ये राज्यपाल की शक्तियाँ हो गई, किसी में विधानसभा है, किसी में विधान परिषद है, वो हमको याद रहते हैं। लेकिन 1 से 51 तक, क्योंकि 12 से 35 तक मूल अधिकार आ जाएंगे, 35 से 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व आ जाएंगे, है ना, और फिर 51 के में मूल कर्तव्य आ जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है ना, ये चीज़ें थोड़ा सा अच्छे से आप देख लेना।
अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, हाँ साइंस से करते हो तो इतनी ज़रूरत नहीं है, साइंस वालों को थोड़ा कम पूछेंगे, आर्ट्स वालों को पॉलिटी पूछ लेते हैं। बीटेक में क्या अंतर है, क्या बीटेक बेहतर है, और सब लाभ इनसे पूछा गया। ग्रोस सैलरी कितनी है आपकी, एसटीएम को कितनी मिलती होगी, कैसे गुजारा होगा, आप अच्छे शहर से गांव और तहसील में जाकर क्या करोगे, इतनी अच्छी हॉबीज़ हैं गांव में, ये सब कहाँ कैसे हो पाएगा। तो दोस्तों क्योंकि अगर मल्टीनेशनल कंपनी में ये जॉब करते हैं तो ऑब्वियसली दोस्तों एक शहर की लाइफ और गांव की लाइफ और एक प्रशासक की लाइफ और एक जॉब प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाली लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। उनको पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, इधर पैसे भी कम मिलते हैं, लेकिन जो प्रेस्टीज होती है, जो एसटीएम को मिलती है, वो उनको नहीं मिलती है, चाहे वो 1 लाख रुपए महीने कमाता हो और चाहे अपन को इधर प्रोबेशन में 39,000 मिलेंगे सिर्फ। लेकिन दोस्तों जो प्रेस्टीज होती है, जो नाम होता है, जो रुतबा होता है, वो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में कोई से भी पद पर जाने से उतना नहीं मिलता जो हमें इधर खींच के लेके आता है और इधर मिलता है ना। पटवारी की इज्जत भी हम देखते हैं तो एसटीएम की इज्जत तो कितनी बड़ी होती है। तो बस यही सारी चीज़ें हमें खींच के लेके आती हैं। और भी इनसे काफ़ी सवाल पूछे गए जो इन्होंने कहा कि मैं याद आने पर बता दूंगा, है ना, इनको अभी याद नहीं थे। एक बीएल मीना जी है, इनका बैकग्राउंड है हिस्ट्री से लेक्चरर है ये, और बोर्ड था इनका जसवंत राठी सर का। 10-15 मिनट इनका इंटरव्यू चला था। नो इंट्रोडक्शन डायरेक्ट फायर। ओ माय गॉड, ये वाला बहुत खतरनाक। ये राठी सर और कटारा सर भाई जिसके भी आ रहे हैं ना, उनका मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इंटरव्यू लेते हैं। 2 सर मैंने हमेशा फील किया है जितने सारे इंटरव्यू डिस्कस किए, ये सर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट इंटरव्यू लेते हैं। जिनकी मैडम आ रही है ना, मंजू मैडम हो गई, भूपेंद्र सर आ गए, उनका बहुत स्मूथ चलता है ना, इनका थोड़ा हार्ड चलता है। नो इंट्रोडक्शन डायरेक्ट स्मूथ, बस फोटो देखकर पूछा पहले दाढ़ी रखते थे क्या। कुमार सानू के ही गाने सुनते हो, इनकी हॉबी होगी, क्यों सुनते हो, है ना। और बॉलीवुड कैरियर इनका कब शुरू हुआ था, कब से गाना शुरू किया। तो अब यहाँ पे अपनी हॉबी, अगर आपकी हॉबी गाने सुनना है ना, तो जिस राइड ऑब्वियसली आपसे पूछेंगे कौन सा सिंगर सबसे ज़्यादा पसंद है, और अगर आप जिस भी सिंगर का नाम ले रहे हो तो उसका करियर कब शुरू हुआ था, उसका पहला गाना कौन सा था, कौन सा हिट गाना था, ये पूछते हैं। ठीक है। अखबार पढ़ते हो, आज का अखबार पढ़ा, कौन सा पढ़ा। अच्छा बताओ, अखबार निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई भी निकाल सकता है क्या। ये क्वेश्चन राठी सर पहले भी पूछ चुके हैं, बिकॉज राठी सर ही है ना, राठी सर खुद एक पत्रकार है। और ओबियसली जब मैंने आपको आरपीएससी के मेंबर पढ़ाए थे तो मैंने कहा था कि जिस तरह के मेंबर हमारे बोर्ड में आते हैं उसी तरह के क्वेश्चन हमसे बनते हैं। ये खुद पत्रकार है तो इसलिए हमसे पूछते हैं कि अखबार कैसे निकालता है, बुक कैसे पब्लिश होती है ना, कहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। बुक्स पढ़ते हो, देख लो अगला क्वेश्चन ये ऐसा आ गया, बुक्स के ऊपर ISBN कोड होता है, इसका क्या मतलब होता है। भाई साहब खुद राइटर है, हमें थोड़ी इतना पता है, लेकिन पूछ सकते हैं भाई, इंटरव्यू है, कुछ भी पूछ सकते हैं। AK-47 और में AK का क्या मतलब होता है। वाह, ये होता है असली इंटरव्यू, किधर का किधर ही जा रहा है। भारत सरकार और ट्विटर के बीच में विवाद क्या है, कार्रवाई किस कानून से हुई है, ये हमने पढ़ा था और ये हमें आना भी चाहिए। LOC और LAC है ना, इनके बारे में पूछा, बहुत सारे काउंटर क्वेश्चंस पूछे। आई कुडंट सेटिस्फाई देम, इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भाई, क्योंकि राठी सर, मैं बता रही हूँ, राठी सर और कटारा सर थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, वो नहीं सेटिस्फाई हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं हो रहे। ज़्यादातर बच्चे जो इनको इंटरव्यू दे के आ रहे हैं वो ज़्यादातर बोल रहे हैं वो अपने से बहुत कम सेटिस्फाई होते हैं। ग्रेट कोरल रीफ कहाँ है, और ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। तो ऑस्ट्रेलिया के पास में है ये, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर। WTO में किन 2 देशों के बीच में विवाद चल रहा है अभी, ये पूछा गया है। इतिहास का पुनर्लेखन, जब से मोदी जी आए हैं दोस्तों, इतिहास का पुनर्लेखन वाले मुद्दा भी बहुत पूछा जाता है। तो ये भी थोड़ा सा आप गूगल पे सर्च करके कहीं भी इसके बारे में 10 लाइन देख लेना। 10 क्या मतलब, कोई अगर वो है, एक एडिटोरियल आते रहते हैं दोस्तों ऐसे हिंदू में, तो आप गूगल सर्च करोगे कोई ना कोई एडिटोरियल मिल जाएगा, वो पूछ लेना, देख लेना। मतलब ये पूछा जाता है ना, पुनर्लेखन कितना है, मतलब करना सही है, गलत है, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। सॉरी। एक ये हल्दी घाटी, एक सेकेंड, कहाँ गया हल्दी घाटी। हल्दी घाटी को लेकर क्या चल रहा है, किन आधारों पर इसका परिणाम बदलने की बात उठ रही है। तो अभी भी हल्दी घाटी को लेकर वापस कोई मैटर चल रहा है क्या दोस्तों। अगर डीप में पढ़ा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मैंने तो नहीं पढ़ा, फिर से कोई मैटर चल रहा है इसका।
और डिलिमिटेशन सुना है ये क्या होता है? आज के अखबार में फर्स्ट सेकंड थर्ड हेडलाइन शायद कुछ और शब्द था, मतलब बड़ी से छोटी या छोटी से बड़ी, उससे छोटी खबर है ना। ये इनसे पूछा गया कि पहली सबसे बड़ी हेडलाइन कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, तीसरी कौन सी थी। भाई साहब कटारा सर है ना और राठी सर बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं डीप पे क्वेश्चन, तो थोड़ा सा देख के जाना हेडलाइन और जो एडिटोरियल वाला है। कल भी मैंने आपको बोला था, कनिष्क के समय विद्वान जिसकी कोई रचना चर्चा में है तो वो बताइए। राजस्थान के ग्रामीण और नगरीय साक्षरता का हर एक फील्ड, हर एक एरिया को टच कर रहे हैं। आप देख रहे हो हर एक चीज़ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विदेश नीति से भी पूछ रहे हैं, राजस्थान से भी पूछ रहे हैं, हिस्ट्री से भी पूछ रहे हैं, ज्योग्राफी से भी पूछ रहे हैं, सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम साक्षरता का लक्ष्य अभी तक क्यों नहीं प्राप्त कर पाए? क्योंकि राजस्थान में साक्षरता कम है ना, इसलिए पूछा। राजस्थान जयपुर में कौन से वंश का शासन था इससे पहले, ये भी पूछ लिया। एंड नो क्वेश्चंस फ्रॉम होम डिस्ट्रिक्ट और बाकी कुछ इनको याद नहीं आ रहा। तो रामू राय का सर जी का बोर्ड था, हॉबी है नहीं, ये बीजीबी फार्मा की हुई है, हॉबी है इनकी पोइट्री राइटिंग एंड कुकिंग। चेयरमैन सर ने पूछा, रामू राय का सर इतने हार्ड नहीं पूछ रहे, रामू राय का सर का सही रहता है। चेयरमैन सर ने पूछा 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, ग्रेजुएशन कहाँ से की, फिर एग्री बिल के बारे में पूछा, फिर लोन माफ़ी वाला मैटर पूछ लिया कि किसानों की लोन माफ़ी कितनी सही गलत है। अरावली की लंबाई पूछी, अरावली कितनी लंबी है। अरावली पीक्स हाइट वाइज, तो अरावली की 4-5 चोटी तो दोस्तों बता ही सकते हैं हम लोग हाइट वाइज। वो पूछिए करप्शन क्यों, कैसे, हाउ टू स्टॉप, भाई इतना करप्शन क्यों है, कैसे रोका जा सकता है। टॉप 2 स्टेट्स इन कोऑपरेटिव, ये पूछा गया। एनिमल ब्रीड इम्प्रूवमेंट पूछा गया, एनिमल्स की ब्रीड कैसे इम्प्रूवमेंट करें। अपनी लिखी पोइट्री सुनाओ, किस थीम पर है। अरावली की इम्पोर्टेंस क्या है, हिमालय और लैंडस्लाइड क्यों होते हैं। शायद ये ज्योग्राफी से होंगे इसलिए इनसे ऐसा जा रहा है ना, ज्योग्राफी वालों से ही पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। हाईली अनकोऑपरेटिव बोर्ड, नो बॉडी वाज इंटरेस्टेड टू लिसन। ये होता है दोस्तों गेम, मतलब लगता है ऐसा कि जैसे हम आंसर दे रहे होते हैं ना, तो जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है वो तो ठीक है, अगल बगल वाले हैं ना अपने ही कामों में व्यस्त रहते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं होता है कि मतलब क्या बता रहा है सामने वाला, हम उससे पूछे। कई बार ये होता है, सीरियसली इनकी गलती नहीं है, ये बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है, ये बिल्कुल होता है। नो बॉडी वॉज इंटरेस्टेड टू लिसन, एवरी वन वॉज कीप ऑन सेइंग, आप नहीं बता पाओगे। माई गॉड, ऐसा अगर इंटरव्यू हो जाए ना तो मैं तो वहीं रोने लग जाऊँ। एंड मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस के सही आंसर दिए बट सुनना ही नहीं चाह रहे थे। भगवान ही बचाए, अब कुछ भी सर आपका अच्छा ही होगा, डोंट वरी। माई इंटरव्यू फिनिश्ड, सॉरी ये किसी और का मैसेज है। तो ये दोस्तों आज के क्वेश्चन थे, तो उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे और जिन्होंने भी इंटरव्यू दिया है अच्छे नंबर आए। बोर्ड कभी कभी ख़राब, मतलब ख़राब क्या, थोड़े से हो जाते हैं इनकोऑपरेटिव, वो भी बोर हो जाते हैं कई बार, लेकिन दोस्तों हमारा तो फ्यूचर होता है, हमारा तो ड्रीम डे होता है, तो उम्मीद है अच्छे ही नंबर आए और अच्छी रैंक के साथ में इनका सिलेक्शन हो। बाकी ऑल द बेस्ट आप सबको जिन्होंने इंटरव्यू दिया, और आप सबको भी जिनका कल इंटरव्यू है, अच्छे से देख के आना और जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू सो मच।